हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चंबल रिवर को लेकर के, तो चंबल रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ से ओरिजिन होता है चंबल रिवर का जानापाव हिल से। उसके बाद में राजस्थान का जो हाड़ौती रीजन है वहाँ पर एंट्री करती है चंबल रीजन राजस्थान स्टेट में, और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको बनाते हुए लास्ट में यूपी स्टेट में जाकर के वो यमुना रिवर में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। यमुना रिवर का आप सभी को पता है कि गंगा रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मतलब चंबल रिवर इनडायरेक्टली गंगा रिवर में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटका स्टेट में लिंगायत कम्युनिटी एंड दलित कम्युनिटीज़ ने ऑब्जेक्शन किया है। वहाँ की जो न्यू टेक्स्ट बुक है स्कूल की, उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की गई होगी। तो यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी एंड दलित कम्युनिटी ने बोला है कि बसवन्ना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो भी मिस इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है न्यू टेक्स्ट बुक में, उन सभी को एडिट किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड बसवन्ना को लेकर के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड थे। आपका क्वेश्चन ये है, या ये मैं बता देती हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलाकर के 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। जो अदर मेंबर्स थे उनके नेम जो है वो आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए, और किस डेट को फॉर्मेशन हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात कर लेते हैं बसवन्ना की। जो बसवन्ना है वो 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और उन्होंने लिंगायत कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है IMD, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट किया है कि हमारे इंडिया को उन्होंने 4th पार्ट में डिवाइड करके मानसून का किस तरीके से अवेलेबिलिटी रहेगी इस साल, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो सेंट्रल इंडिया, सर्दर्न पेनिसुला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो IMD ने कुछ फोरकास्टिंग में अपनी बात ये बोली है कि देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन सेंट्रल इंडिया एंड सर्दर्न पेनिनसुला जो एरिया है वहाँ पर 106% तक, मतलब हिस्टोरिकल एवरेज वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि हिस्टोरिकल एवरेज वहाँ पर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं IMD से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सबसे पहले बात करो WMO की, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और UN की, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब WMO जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेवल पर वेदर को लेकर के क्या फोरकास्टिंग है और क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या फिनोमिना है, उन सभी को लेकर के न्यूज़ कलेक्ट करता है। इसको लेकर के उन्होंने कुछ रीजनल ब्रांचेज बनाई हुई हैं। तो WMO की रीजनल ब्रांच के रूप में काम करता है IMD, मतलब इंडियन ओशन का नॉर्दर्न पार्ट, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। यहाँ पर अगर कुछ भी साइक्लोन जैसे इशू देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले हमने अभी देखा था कि साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में कुछ साइक्लोन आए, उनके नेम का, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ये सभी जो डिसीजन है वो IMD के द्वारा लिया जाता है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड नर्दर्न इंडियन ओशन, यहाँ पर साइक्लोन जैसी सिचुएशन, तो इसके लिटरल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं वो सभी मिलकर के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नेम है वो डिसाइड करती हैं और उन नेम को फिर रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो ये IMD से बेसिक रिलेटेड फैक्ट्स। आपको ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो उसकी मिनिस्ट्री आपको क्लियरली ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि UPSC इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है GDP की ग्रोथ। Q4 में GDP की क्या ग्रोथ रही उसको लेकर के यहाँ पर डाटा है। 2021-22 का जो 4th क्वार्टर है इसमें 4.1% तक GDP ग्रोथ देखने को मिली। 3rd क्वार्टर में 5.4% थी, मतलब उससे डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए
राज्यसभा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सभी की सभी जो पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि उनके कैंडिडेट जो हैं वो अपर हाउस में जाएं। इसीलिए हर स्टेट में जो भी जहाँ पर भी लग रहा है कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी जो इलेक्शन है उनमें उतारा जाए। इसी को लेकर के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। बेसिक फैक्ट्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं राज्यसभा को लेकर के कि राज्यसभा जो है अपर हाउस है, सेम उसी तरीके से जैसे स्टेट में जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, प्रेजेंट टाइम में 6 स्टेट्स में है, तो वहाँ पर जो अपर हाउस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, सेम उसी तरीके से सेंटर में अपर हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जिसको जानते हैं और राज्यसभा के नाम से भी जिसको जानते हैं। कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं मनी बिल को लेकर के। देखो जो मनी बिल होता है आप सभी को पता है लोकसभा में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो मनी बिल होता है उसको लेकर के राज्यसभा की इतनी पावर होती है कि सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक उसको वो रोक सकते हैं। अगर वो उसको नहीं भी पास करेंगे तो उसको पास किया हुआ मान लिया जाएगा राज्यसभा से। अगर जो नॉर्मल जो बिल होते हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक उसको रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के जो भी सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल तो टेन्योर आप सभी को पता है 6 ईयर्स होता है, और उनकी मैक्सिमम जो एज होती है वो 30 ईयर होती है। लोकसभा के लिए 25 ईयर एज होती है और राज्यसभा के लिए 30 होती है, और जो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का बनेंगे उनके लिए मिनिमम जो एज है वो मतलब 35 उनकी एज होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो अदर आर्टिकल रिलेटेड है ये है सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर जिनकी डेथ हो गई। ओके, और उनकी कल क्रिमेशन किया गया, उसी से रिलेटेड है कि उनके जो भी फॉलोअर्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिली, क्राउड देखने को मिला। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इश्यू देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर अभी एक टीचर को मार दिया गया, और इसमें बताया गया है कि अगर हम मई 2022 के डाटा को देखें तो अभी कुछ टाइम से ही वहाँ पर टारगेटेड किलिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के जो सिक्योरिटी है वो कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने या यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी जो विजिट की उसमें इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एंशियंट टाइम में जो उनका एक नेचर था या जिस तरीके से वो अवेलेबल था, जिस तरीके से एस्टेब्लिश था, उसी को एस्टेब्लिश करने में जो गवर्नमेंट है वो अपनी कोशिश कर रही है ताकि इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में उनको एस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो जो बिलीफ क्रिएट होता है एक गवर्नमेंट और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में, इस तरीके के जो इश्यूज हैं उस बिलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसी को लेकर के पेज नंबर 10 पर भी डिस्कशन कर रखा है कि जो हमारा आधार कार्ड होता है उसको लेकर के UIDAI ने अभी क्या किया था, कुछ टाइम पहले देखो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि आप कहीं पर भी जहाँ पर भी ज़रूरत होती है आपके आधार कार्ड के, आप वहाँ पर अगर अपनी कॉपी देते हो तो आपके जो कंप्लीट नंबर है 12 डिजिट नंबर जो होते हैं आधार कार्ड के वो वहाँ चले जाते हैं। उन 12 डिजिट नंबर से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जा सकती है, जैसे कि आपके अदर जो डाटाज होते हैं उनका कहीं यूज़ किया जा सकता है, आपके आधार कार्ड का कहीं यूज़ किया जा सकता है। तो UIDAI ने ये बात क्लियर बोली है कि आप मास्टर आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग के जो 8 डिजिट हैं वो आपको अलग तरीके से दिखेंगे और लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो शो होंगे। इसको आप यूज़ कर सकते हो जहाँ कहीं भी आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि देखो आप बोलते हो कि आधार कार्ड जो है उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले इस तरीके का क्वेश्चन उठा था और इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया था कि आधार कार्ड में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको वायलेट इससे किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो नोटिफिकेशन आया इससे तो लगता है कि आधार कार्ड का मिसयूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट को लेकर के जिसको क्वेश्चनिंग भी की गई हो। नेक्स्ट
यूपीएससी का जो रिजल्ट है उसी को लेकर के यहाँ पर विमेन ने जो टॉप किया है, टॉप 3 जो पोस्ट हैं उसमें विमेन का आप सभी को पता है रैंक रही है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि विमेन का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में उतना ज़्यादा जो है वो हमारा अपग्रेडेशन होगा सोसाइटी का, क्योंकि विमेन जो है वो बहुत सारे इश्यूज को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एग्जामिन कर पाएंगी, काफ़ी बेसिक लेवल पर जाकर के बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगी। गर्ल्स का ड्रॉप आउट जो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है इसके लिए स्पेसिफिक वो फोकस कर पाएंगी और इसीलिए उनका इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात की गई है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम देखें कि प्रेजेंट टाइम में जो पोस्ट है उनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। कुछ बेसिक फैक्ट्स रखे हैं कि 1951 में सबसे पहले अन्ना राजा मल्होत्रा जो फर्स्ट वीमेन बनी थी जिन्होंने आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया था। सीबी मुथाम्मा जो है वो फर्स्ट वीमेन बनी थी जिन्होंने आईएफएस को ज्वाइन किया था 1948 में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा था व्हेन सी वाज लुक्ड ओवर फॉर ए प्रमोशन फॉर एमएसडर। और इवन अंकिता कोल जो 2009 से राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए टायरलेसली वर्क कर रही है। उन्होंने एक फंडामेंटल राइट बना करके दिया है एक चाइल्ड के लिए कि बच्चे का एक राइट है आपको 6 to 14 एज तक उसको जो बेसिक एजुकेशन है वो देना जरूरी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सिविल सर्वेंट का जो करियर है रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में जो स्टार्टिंग का उनका करियर होता है, अगर उसमें वीमेन का इंक्लूजन रहेगा तो जो बेसिक फैक्ट्स है सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उनको हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बता रखा है, जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो एकेडमिक लॉयर्स हैं उनका इंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक आर्टिकल को स्टार्ट किया है कि 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट है इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन करना था, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुल जॉर्ज स्कारिया को एक लॉ प्रोफेसर जो हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया था कि आप एक्सपर्ट हो लॉ के और आप जो है वो कोर्ट को यहाँ पर असिस्ट कीजिए। ये जो स्कारिया का जो अपॉइंटमेंट है वो एक अपॉर्चुनिटी था कि लॉ प्रोफेसर्स का सोसाइटी में किस तरीके से इंक्लूजन होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो लॉ प्रोफेसर हैं उनका कोर ऑक्यूपेशन ये होता है कि वो टीचिंग का मेन वर्क करते हैं। उन्होंने रिसर्च के थ्रू, स्कॉलर बेसिस इंगेजमेंट के थ्रू जो भी नॉलेज गेन की है उसको वो नॉलेज देने की या टीचिंग लेवल पर उसका यूज़ किया जाता है। राइटर का सीधी सी बात बोलने का ये है कि हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी जहाँ पर भी हमें लॉ एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 124 आर्टिकल ये बोलता है कि एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में, आईसाइट में, और उसका जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उसके रूप में उसको बनाओगे। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो इस तरीके से जो एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, मतलब जो आपके लॉ प्रोफेसर्स होते हैं, उनको आप जज नहीं बनाते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये रखी है कि देखो जब भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं उनमें अगर आपको लगता है कि आपको जैसे जजेस जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, किसी लॉ को लेकर के उनकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्सपर्ट का यूज़ किया जा सकता है, इस तरीके का हमारी गवर्नमेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी जजेस हैं, उन्हीं को वहाँ पर भेजते हैं। मतलब जो हमारे लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनको हम वहाँ पर नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट अभी ये बात की जा रही है इंडिया में कि इनडायरेक्टली जो भी एक्सपर्ट पोस्ट हैं वहाँ पर एक्सपर्टीज़ को एस्टेब्लिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू आपके जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक्सपर्ट अगर आपको किसी पोस्ट के लिए चाहिए तो एक्सपर्ट्स को इनडायरेक्टली आप अगर बात करें तो जो इनडायरेक्टली जो है उन पोस्ट को एक्सपर्टीज़ के थ्रू उनको फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि इस तरीके का प्रोसीजर कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। अगर लॉ एक्सपर्टीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो लॉ प्रोफेसर्स हैं या फिर जो लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो राइटर का ये बोलना है कि जो भी हमारे एकेडमिक लॉयर्स हैं, जो भी इनके पास में एक्सपर्टीज़ हैं, जो इनके पास नॉलेज है, उनका गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इंगेजिंग को इंक्रीज़ करके, और ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया UIDAI
का जो नोटिफिकेशन था आधार कार्ड को लेकर के, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आधार कार्ड की जो सेफ्टी है उसको लेकर के फिर से क्वेश्चनिंग हो गई कि आपने ये बोला है कि भाई मास्क्ड जो आधार कार्ड है उसको आप क्या करो, डाउनलोड करो। मतलब इससे ये लगता है कि आपके आधार कार्ड का जो है वो मिसयूज किया जा सकता है। तो उसकी जो सेफ्टी है उसको लेकर के फिर से क्वेश्चनिंग की गई है कि गवर्नमेंट को जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, जिसको पुट्टास्वामी केस में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट, तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको इंश्योर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और इसके लिए जो आपकी आधार कार्ड है उसको किस तरीके से सेफली उसका यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, आप सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है, वो तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर कर लिया है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें 15 अगस्त 2021 से वहाँ पर यूएस की जैसे ही आर्मी वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करने लगी, तालिबान ने कंप्लीट एरिया को अपने अंडर कर लिया। अब यूएन की एक रिपोर्ट आई है तालिबान रेजिम को लेकर के, तो यूएन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये बोला है कि जो तालिबान जो है वो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अफगानिस्तान की सोइल का यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेवलप करने में, उनको फ्लोरिश करने में। ओके, अब यहाँ पर यह भी बोला गया है इस रिपोर्ट में कि 2023 तक अफगानिस्तान के बाहर इस तरीके के मेजर अटैक जो है वो टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें इंडिया फोकस टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, उनके ट्रेनिंग कैंप भी एस्टेब्लिश हैं अफगानिस्तान में। हालांकि ये जो रिपोर्ट है इसमें यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डायरेक्टली जाकर के अफगानिस्तान से इस तरीके की जो डाटाज हैं उनको गैदर नहीं किया है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जो भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू, या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड द वर्क ऑफ बॉडीज सच एज द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान, इन सभी के थ्रू ये सारी की सारी जो रिकॉग्निशन है, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाई है। अभी जो मॉनिटरिंग टीम है वो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस टीम को असिस्ट करती है। इसकी रिपोर्ट सर्कुलेट हो गई है कमेटी मेंबर्स के रूप में, और जो यूएन की जो स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान में उसकी फॉर्मुलेशन को लेकर के भी ये इन्फॉर्मेशन देती है। प्रेजेंट टाइम में जो सैंक्शंस कमेटी है उसकी चेयरिंग कर रहा है इंडिया। ये जो सैंक्शंस कमेटी होती है इसमें 15 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो एरिया वाइज डिवाइड कर रखा है कि इस एरिया से, जैसे कि एशिया वाले रीजन से कुछ मेंबर आएंगे, अफ्रीका वाले रीजन से कुछ मेंबर आएंगे, जो अमेरिका वाला रीजन है वहाँ से कुछ मेंबर आएंगे। इस तरीके से जो 10 मेंबर हैं उनको यहाँ से लिया जाता है हर 2 साल के लिए। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स, वो सभी मिलकर के सैंक्शंस कमेटी के मेंबर होते हैं। इंडिया प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन हैं, और यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि तालिबान जो है वो जब से रिटर्न हुआ है, दोबारा से अफगानिस्तान में आए हैं, तो किस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। इसी को लेकर के डाटा इंक्लूड किए गए और इसी को लेकर के अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि देखो, अगर इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर अगर फ्लोरिश हो रहे हैं, तो ना सिर्फ यहाँ के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिक अगर हम इंडिया में देखें, और जो वर्ल्ड लेवल पर जो इश्यूज हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। तालिबान के साथ में स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाने चाहिए, स्ट्रिक्ट नेगोशिएशंस की जानी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर तालिबान वर्क करे, तभी जा कर के यहाँ पर जो उन्होंने अपना जो रेजिम इस्टेब्लिश किया है, जो अपनी पावर, जो अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की है, वो तभी अच्छे से वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, इंडस वाटर ट्रीटी। आप सभी को पता है 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी कंप्लीट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके वाटर को सेपरेट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो नर्दन पार्ट की जो भी रिवर है, इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो पाकिस्तान के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी, और सदर्न पार्ट की जो रिवर्स हैं वो जो हैं वो इंडिया के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी। अब इसको लेकर के रेगुलर डिस्कशन होता है, तो यहाँ पर इंडस वाटर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कोर्डियल टर्म्स हैं उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। दोनों ही साइड से जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की यहाँ पर बात रखी गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो भी इश्यूज हैं उनको हम सोल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर वर्क किया जाएगा।
यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी आप सभी को पता होगा कि ज्ञान व्यापी मॉस्को वाराणसी में जो है उसको लेकर के कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। ऐसा जुडिशरी ने वहाँ पर ऑर्डर दिया था और एक कमेटी बनी और कमेटी ने फिर यहाँ पर जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। लेकिन जैसे ही जुडिशरी में जो हमारी जो कोर्ट है वहाँ पर जब इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था, इस वीडियो को वहाँ पर स्टार्ट किया गया। उससे पहले जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर भी ये जो वीडियो है वो देखा गया। तो यहाँ पर जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर सब कुछ जो है एक साइलेंट वे में होना चाहिए, इस तरीके की जो लीकेज है वो नहीं होना चाहिए, उस कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया है। ऐसा कुछ इश्यू यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड। ये जो सिविल सर्विसेज का भी जो रिजल्ट आया है, तो इसको लेकर के जो पोस्ट है 685 जो पोस्ट है प्रेजेंट टाइम में 2021 के लिए जो पोस्ट थी, उसके बारे में बताया गया है कि 2012 से अगर हम कंपैरिजन करें तो रेगुलर 2012 से सबसे लास्ट सबसे कम जो है वो सीट अभी देखने को मिली है 2021 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 पर, यहाँ से एक सेकेंड। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर अगर हम देखें तो जून 2020 से वहाँ पर इशू चल रहा था। उसके बाद में जब इंडिया ने गालवान वैली वाला जो रीजन वहाँ पर हुआ, इशू जब हुआ, तो उसके बाद में पेंगोंग सो लेक का जो सर्दर्न पार्ट है, सर्दर्न हिल्स की जो टॉप्स हैं, उन सभी को अपने अंडर किया और चाइना को काउंटर करने की कोशिश की। उसके बाद में इंडिया और चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए। दोनों ने स्टार्ट किया कि हम बातचीत के थ्रू ही, कन्वर्सेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी काफ़ी लंबे टाइम से अगर हम देखें तो रेगुलर टॉकिंग चल रही हैं, बार बार जो राउंड्स हैं वो टॉकिंग्स के हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश होना चाहिए उसके ऊपर ढंग से वर्क नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिर से इंडिया और चाइना की जो नेक्स्ट राउंड टॉक है वो होगी और इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है इसके ऊपर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर को लेकर के काम किया जाएगा। हॉट स्प्रिंग जो है वो एक कंटेंटियस टॉपिक बना हुआ है, जिसको लेकर के दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे अंडर आता है, हमारे अंडर आता है। तो उसको लेकर के दोनों कंट्रीज़ किस तरीके से अपने डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं इस टॉक में, ये देखना होगा। ओके, वैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो भी एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को वो अपने अंडर क्लेम करते हैं। सिक्किम वाले रीजन में भी वहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिला था कुछ टाइम पहले। अब वो जो है लद्दाख का जो रीजन है, LAC वाला जो पार्ट है, उसमें भी अदर एरियाज़ को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एक ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है और उसमें ये बोला है कि जो हिमालयाज़ हैं वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो भी साइट्स हैं उन सभी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। देखो 2017 के टाइम में सिक्योर हिमालयाज के नाम से हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, 2023 तक ये वर्क करेगा। इसमें हमने कोशिश की थी कि जो भी हमारे हिमालयाज में जो हैबिटाट है, जो यहाँ का नेचुरल जो वेजिटेशन है, उन सभी के लिए, इसके अलावा जो हिमालयाज जो स्टेट है हमारे इंडिया के, उन सभी में फोकस किया गया कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर वर्क किया जाए। जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड हैं, उन सभी को सिक्योर करने के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर और यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है गवर्नमेंट ने कि मंकी पॉक्स जो केसेस हैं उनको लेकर के जो गाइडलाइंस है वो इशू किया है कि मैनेज करना है, इस तरीके के केसेस को हमें इंक्रीज नहीं होने देना है। श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में क्राइसिस है, तो हमारे इंडिया के जो भी स्टेशन हैं जैसे कि चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, वहाँ पर उनकी जो भी एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर अपने आप को रिफ्यूल करवा रही है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने PM किसान जो स्कीम है उसके अंडर आप सभी को पता है 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उन सभी को 6,000 रुपीज़ में से 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में ये रुपीज़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 11th इंस्टॉलमेंट जो है वो PM किसान स्कीम लॉन्च की। यहाँ पर कुछ बातें उन्होंने रखी हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की बात की है कि 6,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में ये रुपए दिए जाते हैं। फिर बात की उन्होंने कि हमने ये कोशिश की है कि उज्ज्वला स्कीम के थ्रू कि जो भी आप फूड मेकिंग जो प्रोसीजर होता है हाउसेज में, उसमें क्लीन एनर्जी को आप यूज़ करो, क्लीन गैसेस को यूज़ करो, ताकि जो आपकी हेल्थ है वो भी सिक्योर हो सके और जो एमिशन है वो भी कम से कम हो। उज्ज्वला स्कीम की बात की है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि जन आधार
जन धन, आधार और मोबाइल जैम जो स्कीम है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से अटैच किया गया था, जिससे डायरेक्टली गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट आपको देना चाहती है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, जो भी ओवरऑल बेनिफिट देने का, और जो भी हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, उन सभी के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, उन सभी को सिक्योर करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो यूरोपियन यूनियन ने रशिया से जो ऑयल का वो इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर बैन लगा दिया है। अब इस आर्टिकल में जो ये बताया गया है, कुछ डाटा दे रखे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑयल के बेसिस पर अगर हम देखें तो 25%, मतलब यूरोपियन यूनियन में जितना ऑयल यूज़ किया जाता है उसका 25% जो है वो कहाँ से आता है, रशिया से, और टोटल नेचुरल गैस का 40% जो है वो भी रशिया से आता है। तो इनका यूज़ किया जा रहा है, ऑयल का और नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है यूरोपियन यूनियन ने, लेकिन रशिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर वो गलत है और आपको पुल बैक यहाँ से करना चाहिए, इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जो भी उनके साथ में ट्रेड रिलेशन से उनके ऊपर हाल्ट किया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो टर्की को लेकर के है। अभी आप सभी ने देखा होगा कि फिनलैंड और स्वीडन जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड होना चाहती है नाटो ऑर्गेनाइजेशन में। अब नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर बनना है तो उसके जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी सहमति दें, वो अपना अप्रूवल दें, तब जाकर के कोई कंट्री जो है उनका मेंबर बनता है। तो इनको लेकर के स्वीडन और फिनलैंड कंट्री को लेकर के टर्की ने अपनी बात रखी थी कि जब तक कुछ बेसिक प्रोविज़न है उनके ऊपर, जब तक फिनलैंड और स्वीडन अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं या अपना अश्योर नहीं करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर के वो अपना वर्क करेंगे, जैसे कि टर्की ने बोला है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं या कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो फ्लोरिश हो रहे हैं इन कंट्रीज़ में, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करे ये दोनों कंट्रीज़, तभी जा कर के उनको अप्रूवल दिया जाएगा। ओके, नाटो ऑर्गेनाइजेशन आज अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी एक बेसिक पॉइंट रहा है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में। और अभी क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई है टोक्यो में। क्वाड ग्रुप को आप सभी को पता है चाइना ने एक बार स्टेटमेंट दिया था और चाइना ने उनको आसियान नाटो के रूप में बोला था क्वाड ग्रुप को, क्योंकि क्वाड ग्रुप जिस तरीके से वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, तो चाइना ने ये बोला है कि यहाँ की जो अदर कंट्रीज़ को बना करके आसियान में भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है यूएस। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इजराइल और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अरब वर्ल्ड जो है उसमें फर्स्ट टाइम इस तरीके की डील देखने को मिल रही है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें 96% तक जो ड्यूटीज़ हैं उनको स्क्रैप किया गया है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इजराइल प्रेजेंट टाइम में जो अरब कंट्रीज़ हैं, अदर अरब कंट्रीज़, उन सभी के साथ में अपने रिलेशन को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो उनका कन्फ्लिक्ट है उसको काफ़ी कम किया जा सके। अगर हम फ्री ट्रेड डील की बात करें तो इंडिया भी प्रेजेंट टाइम में अदर कंट्रीज़ के साथ में जो अपने रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने, जिसमें यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी इंडिया का रेगुलर डिस्कशन चल रहा है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेगुलर डिस्कशन कर रहा है। मतलब इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आकर के अपने आप को बायलैटरल जो रिलेशंस है वो कंट्रीज़ के साथ में उन नेगोशिएशंस पर मेजर फोकस करना चाहता है ताकि जो हमारे रिलेशंस हैं वो बेहतरीन हो सके। इन सभी का फोकस होता है जब स्पेसिफिक आप कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करते हो, तो इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जब भी आपको कुछ पॉइंट की, कुछ बेनिफिट्स की ज़रूरत होती है तो ये कंट्री जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उन कंट्री के साथ में काफ़ी बेहतरीन होते हैं। ओके, तो इस तरीके के नेगोशिएशंस में अगर हम बात करें तो इंडिया न सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, कि जो भी हमारा एशियन एरियाज़ है या फिर अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर देखें, जहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सर्वाइव करने के लिए या उनको फ्लोरिश करने के लिए इंडिया इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी ऊपर प्रेजेंट टाइम में फोकस कर रहा है। ओके, देखो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इस तरीके के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, उनकी काफ़ी पोस्ट इफेक्ट होते हैं। आप ट्रेड के बेसिस पर देख लो, आपके कल्चर, हेरिटेज, इन सभी को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बेस्ट पॉइंट ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको बेहतरीन करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके का वर्क कर रहा है कि अदर कंट्रीज़ के साथ में जब हमारे रिलेशन बेहतरीन रहेंगे तो हमारे रीजनल एरियाज़ में
अगर हम इस तरीके के बेहतरीन रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे अदर कंट्रीज़ के साथ में, तो अगर हम हमारे रीजनल एरिया में देखें तो एक मेजर कन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए ये भी रहता है कि चाइना को वहाँ पर काउंटर करना है। चाइना के साथ में बहुत सारे पॉइंट इशू हैं। चाइना जिस तरीके से अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पर भी चाइना ने अभी सोलोमन आइलैंड्स के साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए, और अभी कुछ अदर पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ में 10 पैसिफिक जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी अपने जो नेगोशिएशन है उनके लिए वर्क कर रहा था। लेकिन उन कंट्रीज़ ने मना किया है, रिफ्यूज़ किया है कि वो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे चाइना के साथ में। बेसिक रीज़न उन्होंने ये रखा है कि आने वाले टाइम में चाइना जो है वो उनको अपने अंडर डिक्लेयर कर सकता है, जिसकी वजह से जो उनकी सोवरेंटी जो है, जो उनकी सिक्योरिटी है, उनके ऊपर प्रॉब्लमेटिक इश्यूज बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी का हमने डिस्कशन किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। आप हमारा स्टैटिक जो पार्ट है, कंटेंट जो है, वहाँ जा कर के भी व्यू कर सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक लेक्चर जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। उनको आप जाकर के व्यू कर सकते हैं। वो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू।